Hello everyone. So in this lesson we will be discussing about Francis Likert. He is an administrative thinker who is famous for his Likert scale and his management systems theory. तो चार तरीके के systems इन्होंने दिए थे जो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे. So let's get started with Francis Likert. He was born in 1903 and he expired in 1981. So he lived for about 78 years. And he was an American organizational psychologist, educator and management theorist. ठीक है जी. He was born in Wyoming in USA in 1903. Graduation in economics and sociology from University of Michigan. ठीक है. तो इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी में इन्होंने अपनी जो है ग्रेजुएशन करी. फिर 1932 में ही डिड हिज PhD इन साइकोलॉजी फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी. उसके बाद इन्होंने अलग अलग जगह पे काम किया. स्टार्ट इन्होंने एक इंस्ट्रक्टर की तरह काम करना शुरू किया न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में. उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में इन्होंने एज प्रोफेसर काम किया. अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे भी काम किया, जैसे कि डायरेक्टर, हेड एटसेट्रा. देन इन 1946 ही फाउंडेड द सर्वे रिसर्च सेंटर एट मिशिगन. ठीक है. तो उन्होंने एक रिसर्च सेंटर स्टार्ट किया जिसका नाम था सर्वे रिसर्च सेंटर, विच लेटर इवॉल्व इनटू इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च. तो ये बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है वहाँ का, जिसका नाम बाद में हो गया इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च. जो स्टार्ट किया था, इसकी स्टार्टिंग इन्होंने नहीं की थी, लिकर्ट ने ही की थी. सो लिकर्ट एंड हिज एसोसिएट्स स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है. लिकर्ट एंड हिज एसोसिएट्स कंडक्टेड अ मेगा रिसर्च. बहुत बड़ी रिसर्च उन्होंने करी विच कंटिन्यूड फॉर 25 ईयर्स. तो एक रिसर्च करी जो 25 सालों तक चलती रही, 25 ईयर्स. इन्वॉल्व अराउंड 40 रिसर्चर्स. इसमें लगभग 40 रिसर्चर्स ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, इसमें इन्वॉल्व थे. एंड एन एक्सपेंस ऑफ $15 million. और इस रिसर्च का अगर हम खर्चा देखें, एक्सपेंडिचर देखें, इट वाज अराउंड $15 million. तो काफ़ी बड़े लेवल पे जो है स्टडी की गई थी. एंड इट वाज नोन एज मिशिगन स्टडी. इसको क्योंकि इतनी लंबी थी, इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े स्केल पे की गई थी, इसको कई बार हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स हम एल्टन म्यू के हम पढ़ते हैं उससे भी कंपेयर किया जाता है, क्योंकि ये भी बहुत बड़े लेवल पे की थी, वो भी बहुत बड़े लेवल पे की गई थी, राइट. एंड लिकर्ट डेवलप्ड लिकर्ट स्केल, जो कि एक साइकोमेट्रिक स्केल है. तो इन्होंने एक स्केल डेवलप किया, एक जिससे एटीट्यूड हम जो है मेजर कर सकें. ठीक है. जैसे कि किसी का एटीट्यूड कैसा है, किसी का बिहेवियर कैसा है. तो एक क्वेश्चनर के थ्रू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स को हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग अ स्केल. सो यू नीड टू नो कि लिकर्ट स्केल जो है एक साइकोमेट्रिक स्केल है एंड इट वाज गिवन बाय ऑब्वियसली फ्रांसिस लिकर्ट, राइट. सो नाउ if we talk about publications of Francis Likert, तो तीन main publications है. Number 1 being New Patterns of Management, which came in 1961. The next being The Human Organization, which was published in 1967. And the next being New Ways of Managing Conflict, which came in 1976. Okay, अभी यहाँ पे conflict अगर आ जाए, conflict देखकर आपने एकदम से फॉलेट पे टिक नहीं कर देना है. कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और थिंकर्स ने भी बात की है, जिसमें से फ्रांसिस लिकर्ट भी एक हैं. ओके. सो न्यू वेज ऑफ मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट वाज गिवन बाय फ्रांसिस लिकर्ट. ओके. तो ये तीन मेन पब्लिकेशंस हैं बाय लिकर्ट. सो इफ वी टॉक अबाउट ना कंट्रीब्यूशन, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में, मैनेजमेंट की फील्ड में अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो उनको हम 6 हेडिंग्स में पढ़ सकते हैं मेनली, विच आर नंबर 1 स्टाइल्स ऑफ सुपरविजन, number 2 principle of supportive relationships, number 3 interaction influence system, number 4 linking pin model, number 5 management systems, जो कि बहुत फेमस है, जो मेन कॉन्सेप्ट है इनका, एंड नंबर 6 कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. तो ये 6 हेडिंग्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्टाइल्स ऑफ सुपरविजन. तो ये हमने वैसे जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट 1 के अंदर सुपरविजन का टॉपिक किया है, उसमें भी हमने डिस्कस की हैं, बट अगेन वी विल गो थ्रू दीज. ओके. सो अकॉर्डिंग टू लिकर्ट देयर आर 2 स्टाइल्स ऑफ सुपरविजन. नंबर 1 बीइंग जॉब सेंटर्ड सुपरविजन एंड नंबर 2 बीइंग एम्प्लॉय सेंटर्ड सुपरविजन. तो जो जॉब सेंटर्ड सुपरविजन करेगा वो जॉब सेंटर्ड सुपरवाइजर हो जाएगा, एंड जो एम्प्लॉय सेंटर्ड सुपरविजन करेगा वो एम्प्लॉय सेंटर्ड सुपरवाइजर जो है आपका हो जाएगा. ओके. सो नाउ अगर हम जॉब सेंटर्ड सुपरवाइजर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे नाम से पता लग रहा है वो सुपरवाइजर जिसका सारा फोकस इस पे है, जॉब पे है, जिसका सारा फोकस काम पे है. सो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स कैसे होंगे, वो कैसे
क्या करेगा वो सुपरवाइजर जो जॉब सेंटर्ड है? ही और शी विल एक्सर्ट हेवी प्रेशर टू गेट जॉब डन। अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उन पे प्रेशर बहुत ज्यादा डालेगा कि वो काम पूरा करें, ठीक है? काम पूरा करवाने के लिए ही विल एक्सर्ट अ लॉट ऑफ प्रेशर, हेवी प्रेशर, बिकॉज हिज मोर all of his focus is on the job, on the work, right? नेक्स्ट इज एक्सरसाइज क्लोज एंड डिटेल्ड सुपरविजन। उसकी जो सुपरविजन होगी वो बहुत ज्यादा क्लोज होगी, डिटेल्ड होगी, मतलब एक एक चीज में वो देखेगा तुमने ये करा, ऐसे क्यों नहीं करा, ऐसे ही क्यों करा, अब तक क्यों नहीं करा। तो एक एक डिटेल में ना वो बहुत क्लोज सुपरविजन करते हैं। ओके, नंबर 3 इज हैव लिटिल कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट्स। अपने जो सबॉर्डिनेट्स है, अपने जो जूनियर्स हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, और क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है तभी वो जो है इतनी क्लोज और डिटेल्ड सुपरविजन करते हैं, बिकॉज दे डू नॉट ट्रस्ट देयर एम्प्लॉयज। उन पर ट्रस्ट ही नहीं, उन पर विश्वास ही नहीं, उनको लगता है नहीं कर सकते, तो उनको एक एक चीज जो है वो बताएंगे खुद से, इसको ऐसे ही करो, तब तक ही करो। सो बहुत ज्यादा क्लोज और डिटेल जो सुपरविजन है रहती है। फोर्थ इज अलाउ लिटिल फ्रीडम टू सबॉर्डिनेट्स। देयर इज नो फ्रीडम, जैसे बोला जाएगा वैसे ही काम करना है। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से काम कर लो कि मैंने खाली काम बता दिया जैसे मर्जी करो, ऐसा नहीं होता। जॉब सेंटर्ड में क्या होगा, जैसे सुपरवाइजर बताएगा वैसे ही काम करना है। सो देयर इज नो फ्रीडम, ठीक है? जब तक कहेगा तब तक ही करना पड़ेगा, जिस तरीके से कहेगा उस तरीके से ही करना पड़ेगा। सो देयर इज नो फ्रीडम टू सबॉर्डिनेट्स, या फिर अगर है तो बहुत लिटिल फ्रीडम है। ओके, फिफ्थ इज आर प्यूनिटिव एंड क्रिटिकल व्हेन मिस्टेक्स अकर। प्यूनिटिव मतलब पनिशमेंट देते हैं, तो अगर एम्प्लॉयज से कुछ गलती हो जाए तो बहुत क्रिटिकल, उसकी नुक्ताचीनी करना, उसको डांटना और उसको पनिश करना, ऐसी जो है टेंडेंसी रहती है जॉब सेंटर्ड सुपरवाइजर्स की, राइट? नाउ कमिंग टू एम्प्लॉय सेंटर्ड सुपरवाइजर्स। एम्प्लॉय सेंटर्ड जो सेंटर्ड सुपरवाइजर्स होंगे, दे एक्सर्ट लिटिल प्रेशर ऑन द सबॉर्डिनेट्स। तो प्रेशर जो होगा वो सबॉर्डिनेट्स पे कम होगा, बिकॉज दे समहाउ रियलाइज कि अगर हम ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो प्रेशर में जो है एम्प्लॉयज अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। सो दे टेंड, इनकी टेंडेंसी रहती है कि प्रेशर कम डालें। ओके, सेकंड, बीइंग अर्न एंड गेट द कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑफ दिस सबॉर्डिनेट्स। ये खुद तो ट्रस्ट करते ही हैं सबॉर्डिनेट्स पे, प्लस सबॉर्डिनेट्स भी इनको ट्रस्ट करते हैं, right? So supervisors also earn the confidence and trust of their subordinates, and they also trust the subordinates, right? Now number 3, their supervision is general. ये काम होना चाहिए, अच्छा हो गया, ठीक है, ओके हो गया, ठीक है। तो एक एक बहुत डिटेल्ड, एक क्लोज सुपरविजन नहीं होती, जनरल सुपरविजन होती है, जितनी होनी चाहिए, ओके, उतनी सुपरविजन ये रखते हैं। नंबर 4 इज एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ सबॉर्डिनेट्स इन decision making process, because they trust their employees, they trust their subordinates, so they encourage them to participate in decision making process। उन्हें लगता है कि वो लायक हैं इसके, इसलिए उनको एनकरेज किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है कि तुम भी जो है, आप लोग भी जो है अपने व्यूज रखें, पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। फिफ्थ इज दे हेल्प सबॉर्डिनेट्स व्हेन मिस्टेक्स एंड प्रॉब्लम्स अकर। तो अगर किसी एम्प्लॉय से कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको हेल्प करते हैं, ना कि क्रिटिकल होते हैं, ना कि उसको पनिश किया जाता है। उसको हेल्प किया जाता है कि वो कैसे उस प्रॉब्लम से निकल सकता है, या फिर कैसे उस प्रॉब्लम को, उस मिस्टेक को, उस गलती को इम्प्रोवाइज कर सकता है, राइट? सो दीज वर द डिफरेंसेस बिटवीन job centered supervisors and employee centered supervisors, right? So obviously जो लिकर्ट है उन्होंने कौन सी सुपरविजन को सपोर्ट किया? ही सपोर्टेड एम्प्लॉय सेंटर्ड सुपरविजन। ओके, तो उनके हिसाब से एम्प्लॉय सेंटर्ड सुपरविजन होनी चाहिए, एम्प्लॉय सेंटर्ड सुपरवाइजर्स होने चाहिए, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सपोर्टिव रिलेशनशिप्स। प्रिंसिपल ऑफ सपोर्टिव रिलेशनशिप्स। अब ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत जो है वो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऑल इंटरैक्शंस within an organization should support individual self worth and importance। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी इंटरेक्शंस हो रही हैं, चाहे वो सीनियर से सबॉर्डिनेट के बीच में है, चाहे वो सबॉर्डिनेट से सबॉर्डिनेट के लेवल पे है, चाहे वो इस लेवल पे है, चाहे वो वर्टिकल है, चाहे हॉरिजॉन्टल, जितने भी इंटरेक्शंस हैं वो इस तरीके से होने चाहिए कि एक हर एक इंडिविजुअल की सेल्फ वर्थ और इम्पोर्टेंस को सपोर्ट किया जाए। हर इंडिविजुअल की, चाहे वो जिस भी लेवल पे है, चाहे वो टॉप पे है, चाहे वो बॉटम पे, एक सेल्फ वर्थ है, उसकी कीमत है, ठीक है, उसकी एक वैल्यू है, तो उसको आप, उसकी कदर करो, ठीक है, विद एम्फेसिस ऑन सपोर्टिव रिलेशनशिप्स विद इन वर्क ग्रुप्स। जो आपस में वर्क ग्रुप्स बने हुए हैं, जो टीम्स बनी हुई हैं, उसके अंदर भी सपोर्टिव रिलेशनशिप्स होनी चाहिए, वो सपोर्ट करें एक दूसरे को वर्दी समझे, एंड ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन देम, अमंग देम, और उनके बीच में कम्युनिकेशन जो है ओपन होनी चाहिए, राइट? तो एक तरीके से हम सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? बाय गिविंग वैल्यू टू ईच अदर, ठीक है। हो सकता है कि मेरा जो व्यू है और आपका जो व्यू है वो अलग अलग हो, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को
रिस्पेक्ट दें, एक दूसरे को हम वर्दी समझें। ठीक है, तो आपकी जो भी पोजीशन है, मेरी जो भी पोजीशन है, आपके व्यूज जो भी है, मेरे जो भी व्यूज है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वी शुड बी सपोर्टिव इन द सेंस दैट वी शुड एकदम एक दूसरे को सपोर्ट करें। और डायरेक्टली अगर सपोर्ट नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे व्यूज जो है कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, तो फिर भी हम एक दूसरे के वैल्यू समझें, एक दूसरे को वर्दी समझें। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्टिव रिलेशनशिप्स। इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर पोजिशन यू आर एट। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके व्यूज क्या है, आपके एक्सपीरियंस क्या है, उसके एक इंडिविजुअल होने के नाते, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते आपकी कुछ रिस्पेक्ट, हम आपकी वर्थ है, एक कीमत, एक वैल्यू है, तो उस वैल्यू को कीमत करना। तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बेसिस पे जो रिलेशनशिप्स है होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यही है जो लिकर्ट ने कहा। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सपोर्टिव रिलेशनशिप्स। सपोर्ट तो करना ही करना है, पर सपोर्ट से पहले एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट हेडिंग विच इज इंटरैक्शन इन्फ्लुएंस सिस्टम। इसी से आगे जाके बना है ये जो प्रिंसिपल हमने किया सपोर्टिव रिलेशनशिप्स, इसी से आगे एक स्टेप आगे चले जाएंगे। इट इज इंटरैक्शन इन्फ्लुएंस सिस्टम। ये क्या है? इट इज द इंटरैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज विद द एनवायरमेंट एंड द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसकी इंटरैक्शन? एम्प्लॉयज की इंटरैक्शन। किसके साथ इंटरैक्शन की बात हो रही है यहाँ पर? इन्वायरमेंट के साथ, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इन्वायरमेंट, और उसके जो और मेंबर्स हैं। ठीक है, वो मेंबर्स आपके जूनियर्स भी हो सकते हैं, वो मेंबर्स आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं, वो आपके बराबर के लेवल पे भी हो सकते हैं। तो वो इंटरेक्शन कैसा हो, और उस इंटरेक्शन का इन्फ्लुएंस उस ऑर्गेनाइजेशन पे, और ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयज पर। ठीक है, तो हर किसी का एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस और इंटरेक्शन किस तरीके की होनी चाहिए वो सिस्टम में बताया गया है। ठीक है, अब एक आइडल इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस सिस्टम कैसा होना चाहिए? ठीक है, एक बहुत अच्छा, एक जो बेस्ट इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस सिस्टम जो होगा, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, उसके फीचर्स क्या होंगे, इसके बारे में हमें लिकर्ट ने कुछ बताया है। तो क्या कहते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगे इस सिस्टम की? नंबर 1, दैट गोल्स एंड वैल्यूज ऑफ एवरी मेंबर वुड बी रिफ्लेक्टेड इन वर्क ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। हर मेंबर की, एक जो ऑर्गेनाइजेशन का हर मेंबर है, उसके गोल्स एंड वैल्यूज रिफ्लेक्ट होंगे किसके अंदर? वर्क ग्रुप्स के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्योंकि इससे पहले हमने बात की है म्यूचुअल रिस्पेक्ट की, है ना, सपोर्टिव रिलेशनशिप की। जब सपोर्टिव रिलेशनशिप है तो हर किसी की हम वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, हर किसी का एक कदर कर रहे हैं, उसको वर्दी समझ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा जब एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, तो हर एक इंडिविजुअल जो है, हर एक जो मेंबर है, अपने गोल को अलाइन करेगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ। ठीक है, और उसकी वैल्यूज भी रिफ्लेक्ट होंगी एक टीम में। मतलब एक तरीके से एक जो टीम है, एक ग्रुप जो बना हुआ है, उसमें हर किसी की वैल्यू का ध्यान रखा जा रहा है, राइट। नेक्स्ट क्या है? ड्राइव फॉर अचीविंग हाई परफॉर्मेंस एंड स्किल डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम मेंबर्स देमसेल्व्स। ठीक है, एक अच्छी परफॉर्मेंस देने का, परफॉर्मेंस अपनी हाई रखने का और अपने स्किल्स डेवलप करने की जो मोटिवेशन है, वो लोगों में खुद अपने आप आती है। जब इतना अच्छा, मतलब ये कह रहा है एक आइडियल सिस्टम की बात कर रही है। जब आइडियल, वैसे आइडियल सिस्टम्स डोंट एग्जिस्ट, ओके, परफेक्ट सिस्टम्स, परफेक्शन कहीं नहीं होती है। लेकिन अगर हम परफेक्ट इंटरेक्शन की बात करें, अगर इंटरेक्शन और जो इन्फ्लुएंस है वो परफेक्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनमें अपने आप ही इच्छा जागेगी कि वो हाई परफॉर्मेंस दें और स्किल डेवलपमेंट करें, अपने स्किल्स डेवलप करें। उनको मतलब बाहरी तरीके से उनको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। दे देमसेल्व्स वांट टू परफॉर्म हाई, परफॉर्म वेल। Number 3 being every member will be able to bring in their experience to work. As a result, it has strong influence on, just a minute, sorry. Yes, number 3 is every member will be able to bring in their experience to work. As a result, it has strong influence on decisions and policies of the organization. हर मेंबर जो है अपने ग्रुप में अपना जो भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, चाहे वो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस हो, चाहे उसका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, उसको ऐड करता है, उसको लेके आता है अपने काम में, उसको रिफ्लेक्ट करता है अपने काम में। और क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, कुछ ना कुछ वो अपने एक्सपीरियंस ऐड कर रहा है, तो वो इन्फ्लुएंस करता है किसी न किसी तरीके से डिसीजंस को और पॉलिसीज को इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये एक आइडल इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस सिस्टम के करेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत, अगर मैं एक क्रूड एग्जाम्पल लूँ एक आपको समझाने के लिए, कई बार क्या होता है, आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ स्टूडेंट्स का एक स्टडी ग्रुप होता है। ठीक है, क्लोज, सपोज 3 या 4 लोग हैं जिनका स्टडी ग्रुप है, किसी एग्जाम की वो इकट्ठे जो है साथ में तैयारी कर रहे हैं, एक हेल्दी कंपटीशन के साथ। ओके, मतलब उनमें जेलसी नहीं है, वो एक दूसरे के
पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो कलेक्टिवली अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 4 लोग हैं, ए बी एंड सी एंड डी, 4 स्टूडेंट्स हैं। अब हो सकता है किसी की पॉलिटी जो है वो वीक हो, किसी की हो सकता है ज्योग्राफी वीक हो, किसी की हो सकता है हिस्ट्री वीक हो। अब क्या होगा, सपोज कोई पढ़ रहा है, ये चारों जो है ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं, तो सपोज बी का कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो ए अपने आप जो है उसको वो कंसेप्ट समझाएगा। ठीक है, सपोज बी की ज्योग्राफी वीक है, तो जब ज्योग्राफी की बात हो रही होगी तो ए और डी मिलकर दोनों जो है बी को समझा रहे हैं। सिमिलरली सपोज हिस्ट्री की बात हुई, हिस्ट्री डी की वीक है, तो ए और बी सी मिलकर जो है डी को हिस्ट्री समझा रहे हैं। ठीक है, तो हर किसी के जो गोल्स हैं और वैल्यूज हैं उनका ध्यान रखा जा रहा है इन द ग्रुप, इन द ऑर्गेनाइजेशन। और इन चारों का जो ग्रुप का मकसद क्या है कि इन चारों ने कोई एग्जाम सपोज है जो क्लियर करना है, राइट। लेकिन जब एग्जाम क्लियर करने में हर एक की इंडिविजुअल वैल्यूज एंड गोल्स का, इनकी प्रॉब्लम्स का भी ध्यान रखा जा रहा है। सिमिलरली जब कोई सपोज कोई ये टास्क कर रहे हैं इकट्ठे, तो इनको प्रॉब्लम आ जाती है, तो अपने अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं ये यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके की इंटरेक्शन की बात कर रहा है, इस तरीके का पॉजिटिव एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं रेंसेस लिकर्ट। ओके, इतना ही है। यहाँ से अभी तक क्वेश्चन कभी आया नहीं है, यूजुअली क्वेश्चन आता है आपका कहाँ से, मैनेजमेंट सिस्टम से, राइट। बट स्टिल यू शुड हैव एन आइडिया, यू शुड नो कि ऐसा भी कुछ है जो लिकर्ट ने हमें दिया है कॉन्सेप्ट, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज लिंकिंग पिन मॉडल। वेरी फेमस मॉडल है लिंकिंग पिन मॉडल। अब ये मॉडल क्यों दिया, ठीक है, ये लिंक है, सबसे पहले है क्या, एक स्ट्रक्चर है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अब लिकर्ट ने अपना ये लिंकिंग पिन मॉडल क्यों दिया, अपना स्ट्रक्चर क्यों दिया, टू फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस सिस्टम। इसे पिछली स्लाइड में जो हमने इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस सिस्टम किया, ठीक है, ये जो इतनी पॉजिटिव इंटरेक्शंस की बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि एक क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी इंटरेक्शंस होती है? नहीं होती। वहाँ पे आपको एक जूनियर है, एक सीनियर है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है यूजुअली, और एक जहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज है उनको अपने सीनियर्स की बात सुननी ही पड़ेगी। तो इंट्रैक्शंस होती ही कहाँ है, जो यहाँ पे एम्प्लॉयज है उनकी इंट्रैक्शन अपने सीनियर से ही होगी, और किसी से इंट्रैक्शन हो ही नहीं रही। ठीक है, तो इंट्रैक्शंस आर वेरी लिमिटेड इन अ क्लासिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन अ क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चीज को ठीक करने के लिए एंड टू प्रमोट गुड, टू प्रमोट इफेक्टिव इंट्रैक्शन इन्फ्लुएंस सिस्टम, लिकर्ट सजेस्टेड लिंकिंग पिन मॉडल। ठीक है, तो इट वाज गिवन टू फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस सिस्टम। इसमें क्या है, इन दिस मॉडल ईच इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन हैज ट्विन रोल्स, उसके डबल रोल्स हैं, दो तरीके से वो रोल प्ले कर रहा है, ट्विन रोल्स हैं इन 2 ओवरलैपिंग ग्रुप्स। तो इन्होंने एक डायरेक्ट हायरार्की के बजाय ऑर्गेनाइजेशन को ग्रुप में बांट दिया। ठीक है, और हर एक इंडिविजुअल जो है वो 2 ग्रुप का जो है मेंबर है, 2 ग्रुप से एसोसिएटेड है। अब आप इस डायग्राम में देखिए, अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, ये जो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, दिस ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, दीज ट्राइंगल्स, ऑल दीज ट्राइंगल्स आर ग्रुप्स। ठीक है, नाउ हम एक मेंबर को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंसीडर दिस एम्प्लॉय, ओके, दिस मेंबर, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर लूँ। अब ए जो है वो एक बड़े ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, और ए जो है एक छोटे ग्रुप का लीडर है, इसमें आप ऊपर देख सकते हो उसको। तो ये डुअल रोल प्ले कर रहा है, मेंबर ऑफ अ हायर लेवल ग्रुप, ये जो ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है, उसका मेंबर है, एंड लीडर ऑफ अ लोअर लेवल ग्रुप, ये जो छोटा लोअर लेवल पे ग्रुप है इसका लीडर है। तो यहाँ पे ग्रुप्स बन गए। जब ग्रुप्स बन जाएंगे तो इंट्रैक्शंस भी होंगी। तो इस तरीके से इंट्रैक्शंस को प्रमोट कर रहे हैं लिकर्ट, राइट। सिमिलरली अगर हम एक और एम्प्लॉय देखते हैं, ये वाले एम्प्लॉय आप देखो, ये रेड कलर से जिसको मैं मार्क कर रही हूँ, ये जो एम्प्लॉय है कि इस ट्रायंगल के इस ग्रुप के मेंबर है, और जो नीचे वाला ग्रुप है उसके लीडर है। सो एवरी इंडिविजुअल, ईच इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ट्विन रोल्स, ठीक है, इन 2 ओवरलैपिंग ग्रुप्स। ओवरलैप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन है। ये जो बड़ा ग्रुप है और जो छोटा ग्रुप है उसमें ये वाला मेंबर जो है कॉमन है। सो देयर इज समथिंग, कुछ ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, और वो कॉमन चीज क्या है, ये मेंबर्स हैं, राइट। तो ये जो मेंबर हो गए जो दोनों ग्रुप्स को जोड़ रहे हैं, ये लिंकिंग पिन्स की तरह काम कर रहे हैं। ये जो है, सपोज मैं इसकी बात करूं, ये लिंक कर रहे हैं, ये एम्प्लॉय, ये जो मेंबर है लिंक कर रहा है बड़े ग्रुप को छोटे ग्रुप के साथ। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, ये लिंक कर रहा है इस ग्रुप को इस ग्रुप के साथ।
सो ये जो बीच में जो एम्प्लॉयज हैं, दीज आर एक्टिंग एज लिंक्स बिटवीन टू ग्रुप्स, और जब क्योंकि लिंक हो गए तो इंटरेक्शन और भी ज्यादा बढ़ गई, राइट। तो इसलिए उन्होंने एक ये मॉडल दिया, लिंकिंग पिन मॉडल, सो टू फैसिलिटेट टू प्रमोट इंटरेक्शंस एंड पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो यहाँ पे जो फोकस होगा, क्योंकि उन्होंने ग्रुप्स बना दिए, द फोकस इज ऑन ग्रुप फंक्शंस एज कंपेयर टू इंडिविजुअल फंक्शंस। एक ग्रुप आइडेंटिटी जो है बनाई जाती है, ग्रुप एक्टिविटीज, ग्रुप फंक्शंस को प्रमोट किया जाता है, एंड दिस इज योर लिंकिंग पिन मॉडल। ओके, सो you the employees, the individuals, the members are acting as linking pins, पिन की तरह काम कर रहे हैं जो लिंक कर रही हैं दो ग्रुप्स को। दिस इज योर लिंकिंग पिन मॉडल। ओके, आई होप दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मैनेजमेंट सिस्टम्स। उनका सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है जिसमें से क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस होते हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया कि कौन सा सिस्टम कौन सा है, आपको उनकी फीचर से मैच करना होता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। नाउ लिकर्ट ने 4 तरीके के मैनेजमेंट सिस्टम्स दिए। ओके, उनके हिसाब से 4 तरीके के मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। नंबर 1 है सिस्टम 1, जिसको कहते हैं एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट इज सिस्टम 2, बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव। नेक्स्ट इज सिस्टम 3, कंसल्टेटिव, एंड नेक्स्ट इज लास्ट इज सिस्टम 4, जिसको कहते हैं पार्टिसिपेटिव ग्रुप सिस्टम, राइट। नो व्हाट इज सिस्टम 1? कमिंग टू सिस्टम 1, जिसका नाम है एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव। नाम से पता लग रहा है एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। और अथॉरिटेटिव का मतलब क्या है कि अथॉरिटी जो है वो कहाँ पे है, टॉप लेवल पे कॉन्सेंट्रेटेड होगी, ठीक है। तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रही है और वो एक्सप्लॉयट कर रही है लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ पे क्या होगा, सबॉर्डिनेट्स हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ देयर मैनेजर्स और सीनियर्स। ऊपर वाले लोग ऑर्डर देते रहेंगे और जो नीचे वाले लोग हैं उनका सिर्फ काम है उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना, राइट। फोकस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली ऑन वर्क कंप्लीशन। सारा का सारा फोकस जो है काम पूरा करने में है। अगर काम पूरा नहीं हो रहा तो चाहे जो मर्जी करो, डंडे मारो, जो मर्जी करो, काम पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ के लिए कंसिडरेशन नहीं है, सारी की सारी कंसिडरेशन जो है वो वर्क कंप्लीशन के लिए रहती है, प्रोडक्शन पे, वर्क कंप्लीशन पे रहती है, राइट। नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन विल यूज फियर एंड थ्रेट टू मेक श्योर दैट द एम्प्लॉयज कंप्लीट देयर वर्क, ठीक है। अगर ताकि लोग काम करें, डर का यूज किया जाता है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा कर देंगे, तुम्हें डिमोट कर देंगे, तुम्हारी सैलरी काट लेंगे, ठीक है, फिजिकल पनिशमेंट भी हो सकती है। सो इस तरीके से जो है काम करवाया जाता है। नो पार्टिसिपेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। वो तो ऑब्वियसली पता लग रहा है, बिकॉज दे आर नॉट बीइंग ट्रीटेड एज ह्यूमन बींग्स। उनको ह्यूमन बींग्स की तरह तो ट्रीट किया ही नहीं जाता है सिस्टम में, राइट। दे आर ट्रीटेड एज पार्ट्स ऑफ अ मशीन। ओके, तो उनको कोई पार्टिसिपेशन उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो है वो नहीं होती है। सो दिस इज योर एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव सिस्टम, विच इज सिस्टम नंबर 1, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सिस्टम, बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव। है अभी भी अथॉरिटेटिव, लेकिन थोड़ा सा बेनिवोलेंट हो गया, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस जो है वो कम हो गई है, थोड़ा सा लिबरल हो गया है, ठीक है, थोड़ी सी दया आ गई इनको अपने एम्प्लॉयज़ पे। सो अगेन हियर डिसीजंस आर मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। जैसे कि सिस्टम 1 में था, ऐसे ही डिसीजंस जो है टॉप मैनेजमेंट ही लेती है, लेकिन एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड थ्रू रिवॉर्ड्स इंस्टेड ऑफ फियर एंड थ्रेट। मोटिवेशन का तरीका जो है बदल गया, इनको अब डांट कर फटकार कर मोटिवेट नहीं किया जाता, उनको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, जैसे बोनस दे दिया, ठीक है, प्रमोशन कर दी, इस तरीके से रिवॉर्ड्स देकर उनको मोटिवेट किया जाता है। नाउ हेयर इंफॉर्मेशन मे फ्लो फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू मैनेजमेंट बट इज रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट मैनेजमेंट वांट्स। जो इंफॉर्मेशन कहाँ से जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, ऑर्डर्स आते हैं ऊपर से नीचे, इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू अप। अब इंफॉर्मेशन नीचे से ऊपर जा सकती है, लेकिन इट डिपेंड्स कि मैनेजमेंट क्या पूछना चाहती है। जो मैनेजमेंट पूछेगी, जिस तरीके की इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, उसी तरीके की इंफॉर्मेशन नीचे से ऊपर फ्लो करेगी। तो ऐसा नहीं है कि जो सबऑर्डिनेट्स के मन में किया वो उन्होंने कन्वे कर दिया, दैट डज नॉट हैपन, राइट। सो दिस इज सिस्टम 2, बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव। कमिंग टू सिस्टम नंबर 3, विच इज कंसल्टेटिव सिस्टम। नाम से पता लग रहा है कंसल्टेशन हो रही है, कंसल्ट किया जा रहा है। इसमें क्या होगा, दैट एम्प्लॉयज आर कंसल्टेड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। उनको कंसल्ट किया जाता है
फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू सिस्टम 1 एंड 2। तो नीचे से ऊपर इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब पूरी की पूरी ये भी नहीं कि कुछ भी आप फ्लो कर दो, इन्फॉर्मेशन कुछ भी भेज दो, लेकिन अगर हम सिस्टम 1 और सिस्टम 2 से कंपेयर करें तो वहाँ से ज़्यादा है। तो ये सिस्टम जो है और लिबरल हो रहा है। तो जैसे जैसे हम सिस्टम 1 से सिस्टम 4 की तरफ जाते जाएंगे, सिस्टम जो है लिबरल होता जाएगा। ओके, लेकिन डिसीजन जो मेजर डिसीजंस हैं, हालांकि कंसल्टेशन की जाती है, ली जाती है एम्प्लॉय से, लेकिन मेजर डिसीजंस जो है वो मैनेजमेंट ही लेती है, टॉप मैनेजमेंट ही लेती है। बोथ रिवॉर्ड्स एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इज यूज टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज। रिवॉर्ड्स तो दिए ही जाते हैं, साथ में उनको इन्वॉल्व किया जाता है। एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करना डिसीजन मेकिंग में अपने आप ही उनको मोटिवेट करता है। तो रिवॉर्ड्स भी मोटिवेट करते हैं और उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो भी उनको मोटिवेट करती है। ओके नाउ, लेकिन एम्प्लॉयज आर कॉशियस नॉट टू सेंड अनफेवरेबल इंफॉर्मेशन। तो ऐसा नहीं कि वो कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है ऊपर सेंड कर रहे हैं, वो कॉशियस होते हैं, बड़े सावधानी से कि क्या ऊपर बताना है, क्या ऊपर नहीं बताना है, किस तरीके की बात कन्वे करनी है, बड़ा सोच समझ के जो है वो ऊपर इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। राइट, तो आपका सिस्टम नंबर 3 हो गया कंसल्टेटिव सिस्टम। कमिंग टू द लास्ट सिस्टम विच इज पार्टिसिपेटिव ग्रुप। इसमें क्या है, मैनेजमेंट को पूरा कॉन्फिडेंस होता है, पूरा ट्रस्ट होता है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर। राइट, और क्योंकि वो पूरा ट्रस्ट करते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस करते हैं, तो दे अलाउ, दे एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो देयर इज ओपन कम्युनिकेशन एंड देयर इज फुल पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, नाउ देयर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मीटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एक किसी भी काम करने को एम्प्लॉयज के अंदर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये हम सबका काम है, हम सब ने मिलके करना है। एक पूरे का पूरा ग्रुप, मतलब टीम स्पिरिट होती है एम्प्लॉयज में काम करने के लिए। और जब वो काम कर लेते हैं, कलेक्टिवली डिटरमाइंड गोल्स जो हैं, जो भी उन्होंने मिलकर गोल्स डिसाइड किए हैं, व्हेन दे अचीव दोज गोल्स दे आर रिवॉर्डेड। उनको मैनेजमेंट की तरफ से रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं। राइट, सो दिस इज योर पार्टिसिपेटिव ग्रुप सिस्टम। यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन है, फुल पार्टिसिपेशन है एम्प्लॉयज की, सबॉर्डिनेट्स की, एंड मैनेजमेंट ट्रस्ट करती है अपने एम्प्लॉयज को। ओके, और यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं। सो लिकर्ट ने एडवोकेट किया, सपोर्ट किया सिस्टम 4 को। उसके हिसाब से जो मैनेजमेंट स्टाइल है सिस्टम 4 होना चाहिए। राइट, दिस वॉज द मैनेजमेंट सिस्टम्स गिवन बाय रेंसिस लिकर्ट। नाउ ये स्लाइड हमने स्टार्टिंग में देखी थी, जो कंट्रीब्यूशन की थी, हमने यहाँ पे स्टाइल्स ऑफ सुपरविजन कर लिया, जॉब सेंटर्ड, एम्प्लॉय सेंटर्ड, देन प्रिंसिपल ऑफ सपोर्टिव रिलेशनशिप्स कर लिया, इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस सिस्टम कर लिया, लिंकिंग पिन मॉडल कर लिया, एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स कर लिया। कमिंग टू द लास्ट हेडिंग विच इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में लिकर्ट ने क्या कहा, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लिकर्ट ने क्या कहा। So according to Likert, what is a conflict? Conflict is the active striving for one's own preferred outcome, which, if attained, precludes the attainment by other of their own preferred outcome, thereby producing hostility. मतलब क्या है कि स्ट्राइव कर रहे हैं दो लोग, सब ठीक है, सपोज एक पार्टी है, पार्टी ए, और एक पार्टी है, पार्टी बी। दो लोग हैं या दो ग्रुप्स हैं जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं। ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जब ये लोग स्ट्राइव कर रहे हैं कि ये जो आउटकम प्रेफर करते हैं, ये जो चाहते हैं वो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए चाहता है कि 1 हो जाए, मैंने इनका जो भी ये चाहते हैं उसको 1 की तरह से डिपिक्ट कर रही हूँ, ठीक है, एंड बी चाहते हैं कि 2 हो जाए। ठीक है, तो ये लोग दोनों जो है आपस में कंपटीशन में है, स्ट्राइव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो ये चाहते हैं वो हो जाए। और अगर एक का आउटकम हो गया, एक का प्रेफर्ड आउटकम हो जाएगा, तो दैट विल प्रिक्लूड द अटेनमेंट बाय अदर। मतलब अगर 1 हो जाता है, जो ए चाहता है वो हो जाता है, तो 2 जो चाहेगा वो नहीं हो पाएगा। मतलब एक तरीके से कंपटीशन हो गया, हार जीत की बात हो गई। सॉरी, कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता कब है कि अगर इनके बीच में मन मुटाव है कि मेरी बात माननी चाहिए, और वो बात जो है इस तरीके से बात है कि अगर ए की बात मानी जाएगी तो बी की बात माननी इम्पॉसिबल है, और अगर बी की बात मानी जाएगी तो ए की बात इम्पॉसिबल है। और क्योंकि एक ही की बात जो है मानी जा सकती है, इसलिए इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मतलब बिटरनेस आ जाती है, कड़वाहट आ जाती है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट को इस तरीके से जो है डिफाइन करते हैं। ओके, मतलब उनके हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जब दो पार्टी से जो दो ग्रुप्स जिनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो अपने आउटकम के लिए, अपने एक प्रेफर्ड आउटकम के लिए, प्रेफर्ड रिजल्ट के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं, और अगर किसी एक का
क्यों कर रहे हैं? ताकि क्योंकि अगर एक का जो है आउटकम अचीव होती है तो दूसरी की आउटकम अचीव नहीं हो पाएगी, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी, दैट इज व्हाई देयर इज अ फीलिंग ऑफ bitterness between the two parties or two individuals, right? So this was conflict according to Rensis Likert. Now Likert differentiates between two types of conflicts. उन्होंने कहा conflicts जो है, जो tensions है, जो लड़ाई है, दो तरीके की हो सकती है, ठीक है? एक है सब्सटैंटिव कॉन्फ्लिक्ट और दूसरी है अफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। सब्सटैंटिव कॉन्फ्लिक्ट वो है जो काम से रिलेट करती है, काम के सब्सटेंस से, तो इट इज रिलेटेड टू द सब्सटेंस ऑफ द टास्क। जो भी टास्क है, जो काम करना है, जो वर्क है, उसके सब्सटेंस से, उससे वो किस तरीके से करना है, मतलब उस टास्क से डील कर रही है, ठीक है? जो फोकस है वो काम से रिलेटेड है, काम कैसे करना है, कुछ भी हो सकता है, काम की कंटेंट से जो है रिलेट करती है, दैट इज सब्सटैंटिव कॉन्फ्लिक्ट। सेकेंड इज अफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। अफेक्टिव मतलब जो इमोशन से डील करें, सो इट इज रिलेटेड टू इमोशनल एस्पेक्ट्स इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। किसी के बीच में कोई पर्सनल रिलेशनशिप, कोई पर्सनल लड़ाई है, रिलेशनशिप जिसका कोई काम से रिलेशन नहीं है, दैट इज अफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। काम से रिलेटेड किसी काम के बेसिस पे अगर मन मुटाव है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज सब्सटैंटिव कॉन्फ्लिक्ट, राइट? तो लिकर्ट भी ऐसा कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है इनएविटेबल है। जैसे पॉलिट ने कहा था कि इन जो कॉन्फ्लिक्ट है इनएविटेबल है, नॉर्मल प्रोसेस है, तो ऐसे जो लिकर्ट है वो भी कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते रहते हैं, डिपेंड करता है कि वो नेगेटिव है पॉजिटिव, कि आप उसको कैसे डील कर रहे हो, ठीक है? तो डील अच्छे से करना जरूरी है। इस रिगार्डिंग में लिकर्ट कहते हैं कि देन अफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट कौन सा है? जो इंटरपर्सनल रिलेशन से डील करता है, जो इमोशन से डील करता है। तो जब जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है, जो अफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है, इट गेट्स इन्वॉल्व विद द सब्सटैंटिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। हो सकता है कि स्टार्टिंग में कोई जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काम से रिलेटेड हो, लेकिन वो बढ़ जाए और बाद में वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो भी है वो भी उसमें अटैच हो जाए, ठीक है? तो वो कहते हैं कि अगर दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स मिक्स हो जाएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, उसको सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैनेजर्स को क्या करना चाहिए? मैनेजर शुड ट्राई टू अवॉइड अफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ट्राई टू रिजॉल्व सब्सटैंटिव कॉन्फ्लिक्ट्स। तो हमेशा हर मैनेजर की कोशिश ये होनी चाहिए कि जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है, जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, उसको अवॉइड करे और उसका ध्यान कहाँ रहे, उसका फोकस कहाँ रहे? सब्सटैंटिव कॉन्फ्लिक्ट्स पे ध्यान रहे। क्योंकि टास्क से रिलेटेड बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, काम कैसे करना है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है जो टास्क के सब्सटेंस से डील करता है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करना चाहिए, अपनी एनर्जी वहां पे लगानी चाहिए। सो दीज आर द व्यूज ऑफ फ्रांसिस लिकर्ट ऑन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, राइट? तो इसके साथ हमने पूरा टॉपिक जो है फ्रांसिस लिकर्ट का कर लिया है। आई होप समझ आ गया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग वेल, यू आर प्रिपेयरिंग स्मार्टली, and I'll see you in the next lesson very soon. Till then, keep preparing hard and smart. Take care.